नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स पर। आज हम कक्षा 9th का चौथा अध्याय और अंतिम अध्याय पर बात करेंगे। अभी तक हमने 3 अध्याय पूर्ण किए हैं। पहले अध्याय में हमने पालमपुर की कहानी देखी, जिसमें लोगों की स्थिति, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक, संपत्ति का वितरण, उत्पादन के साधन आदि घटकों पर बात की। इसके बाद दूसरे अध्याय में हमने मानव संसाधन के रूप में पढ़ा और देखा कि एक मानव को अच्छा संसाधन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसके बाद हमने तीसरे अध्याय में भारत की और कमोबेश इस धरती पर पाए जाने वाले सभी देशों की स्थिति को देखा, यानी गरीबी को, एक ऐसा अभिशाप जिसमें लोग जीवन गुजर करने को बाध्य हो जाते हैं। अगला अध्याय इन्हीं तीनों अध्यायों से जुड़ा हुआ है और इसमें भी हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानेंगे और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं को गहराई से अध्ययन करेंगे। एक बार बता देना चाहता हूँ, प्रस्तुत पुस्तक का जो ये अध्याय है वो NCERT की पुस्तक जो कक्षा 9 की है, अर्थशास्त्र की, उस पर आधारित है और उसमें से कुछ जो डाटा है वो बुक से लिए गए हैं और बाकी अभिव्यक्ति स्वयं की है और अन्य पुस्तक से सहायता ली गई है। अतः NCERT के तहत सभी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, सभी में ये व्यवहारिक और उपयोगी सामग्री है। तो हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। इस अध्याय के बाद में हम कक्षा 9 की भूगोल समकालीन भारत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको पूरे भारत की सैर कराऊं और मैपिंग के साथ आगे बढ़ूं। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी मैं कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पुस्तक के बाद इस चैनल पर वापस लौटूं, यानी कक्षा 9 की पुस्तक पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? किसी राष्ट्र के पास चाहे कितना भी खाद्यान्न हो, चाहे कितना भी संसाधन हो, वो राष्ट्र अमीर नहीं माना जाता जब तक उसकी जनसंख्या गरीब हो। और इस गरीबी के दुष्चक्र से या निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र के सभी नागरिक खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। इसलिए खाद्य सुरक्षा का मतलब पौष्टिक भोजन से हम ले सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को एक उचित कीमत पर पौष्टिक भोजन, मतलब यह नहीं कि वो खाना ही खा रहा है, खाने के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की उचित मात्रा, यानी जिसको आपने विज्ञान में संतुलित भोजन पढ़ा है, संतुलित भोजन मिलना जरूरी है। इसकी उपलब्धता हो, उसकी खाद्यान्न तक पहुंच हो, यानी उसके लिए पास खाद्यान्न को खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा भी हो। तो हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है व्यक्ति के लिए खाद्यान्नों तक पहुंच, उसको खरीदने के लिए उपलब्ध संसाधन यानी पैसा। इसका मतलब व्यक्ति की आय होनी चाहिए या व्यक्ति कुछ कमा रहा हो, और खाद्यान्नों की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे हैं और खाद्यान्न नहीं है तो खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य होना जरूरी है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के रूप में हमने गत अध्याय में निर्धनता के अंदर देखा कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा निर्धन हैं। ठीक ऐसे ही हमने पालमपुर की कहानी में देखा कि गांव के कुछ लोगों के पास परिसंपत्ति का वितरण ज़्यादा है, बाकी लोग दिहाड़ी के मजदूरी के रूप में काम करते हैं, मतलब वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम नहीं है। अब हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है या खाद्य सुरक्षा होती क्या है। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता उतनी ही है जैसे हमें श्वास लेने के लिए वायु की जरूरत है, पीने के लिए पानी की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति भी एक चलती फिरती मशीन है और उसके लिए जो ईंधन चाहिए वो उसकी संतुलित डाइट यानी संतुलित भोजन है।
जब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा और सुरक्षित कैसे रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी को सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना मिल जाए इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो खाना संतुलित होना चाहिए, यानी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी उसमें होने चाहिए। हम मोटे तौर पर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक को शामिल करते हैं। पहला, खाद्यान्नों की उपलब्धता, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है, जैसे आप घरों में यूज़ करते हैं कि हमने इतना स्टॉक कर लिया, यानी इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली है। तो ठीक वैसे ही किसी राष्ट्र के पास, चाहे वो आयात करे चाहे वो उत्पादित करे, उसके पास एक अनाज का भंडार हो और वो भंडार भरा हुआ होना चाहिए, ताकि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो वो राष्ट्र उससे निपटने के लिए सक्षम हो सके। खाद्यान्न होना ही पर्याप्त नहीं है, वहाँ की जनसंख्या की उस खाद्यान्न तक पहुँच होना भी ज़रूरी है। ये भी खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि सामर्थ्य, यानी देश के नागरिकों का उस पौष्टिक भोजन को खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, या उसके पास रोजगार होना चाहिए, या उसकी उस तक पहुंच होनी चाहिए। तो इन्हीं 3 घटकों को मिलाकर हम खाद्य सुरक्षा कह सकते हैं। जैसे हमने गत अध्यायों में देखा और हम जानते भी हैं कि जब संतुलित भोजन मानव को उपलब्ध होता है तो मानव का सर्वांगीण विकास होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो देश का स्वस्थ नागरिक होगा, बीमारियों से दूर होगा, तो वो एक अच्छी मानव पूंजी बनेगा, और अच्छी मानव पूंजी बनेगा तो उत्पादन कार्य में योगदान देगा। तो आपको याद होगा, हमने पिछले अध्याय में यानी अध्याय 2 में एक सूचक्र पढ़ा था। ठीक उसी का निर्माण होता है जब हम किसी व्यक्ति के पास या राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के पास एक खाद्य सुरक्षा की पहुंच उपलब्ध करवा देते हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि राष्ट्र नागरिकों से बनता है, किसी भूमि के टुकड़े से नहीं। इसलिए नागरिक ही सक्षम नहीं है तो फिर राष्ट्र सक्षम होने से क्या फायदा। होंगे करोड़ों रुपए किसी की तिजोरी में, उसका क्या फायदा अगर उसके परिवार में ही कोई व्यक्ति अभाव में जी रहा हो। ठीक हम ऐसे ही कह सकते हैं, होंगे किसी के देश के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, अगर उसके नागरिक ही भूखे हैं तो हम उस पैसों का क्या करेंगे। खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है? क्योंकि निर्धनता और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति आने पर खाद्यान्नों की अगर कमी हो जाती है तो निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे हमने ऊपर देखा कि खाद्यान्न का स्टॉक होना ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में असम में बाढ़ आई हुई है और हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वो तबका होता है जो निर्धन है। अब इस बाढ़ में निर्धनों को तो बेचारों का सब कुछ चला गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसकी ज़मीन चली गई, वो जान बचाकर कहीं छिपे हुए हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पे है। तो ऐसे आदमियों के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने देखा अंत्योदय, यानी जो सबसे अंत में बैठा है उसका उदय करना है, यानी वो निर्धन व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको एक स्वच्छ और स्वस्थ शरीर देने के लिए खाद्यान्न तक पहुँच होना ज़रूरी है। इसलिए खाद्य सुरक्षा राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग निर्धन हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लगभग 22 करोड़ के आसपास है। हम मानते हैं 1 करोड़ ऐसे अंत्योदय परिवार के हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। अब सरकार अगर इनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवाएगी तो ये सरकार के ऊपर एक तरीके से भार है। भार क्यों है? क्योंकि इनका योगदान उत्पादन में ज़ीरो होगा। जब डाइट ही नहीं मिलेगी, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो ये लोग कुपोषित होंगे, और कुपोषित होंगे तो कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए खाद्य सुरक्षा होनी बहुत ही ज़रूरी है। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनाभार है। जैसे हमने गत अध्याय में पढ़ा था कि हमारे यहाँ जनसंख्या का मात्र 39% लोग, कितना, मात्र 39% लोग श्रम शक्ति के अंतर आते हैं, यानी कमाने वाले 100 में से 39 है, बाकी 61 लोग खाने वाले हैं। इन 61 लोगों में बच्चे भी शामिल है और 59 साल से ऊपर के वृद्ध भी शामिल है। इसमें पढ़ रहे बालक भी शामिल है जो 15 से 59 वर्ष के नहीं है। यानी ये 39% जो जनसंख्या है वो वर्क फोर्स है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का जो भार है वो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर जैसे हमने पालमपुर की कहानी में देखा कि संसाधनों का बंटवारा है वो सभी के पास समान अनुपात में नहीं है। हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा लगभग आती ही रहती है, जैसे पूर्वोत्तर के अंदर बाढ़, तटीय इलाकों में चक्रवात, थार के मरुस्थल के अंदर सूखा, ऐसी। इसलिए हमारे पास खाद्यान्न का स्टॉक होना बहुत ही ज़रूरी है। और
हमने यह भी देखा कि ही जो निम्न वर्ग का जो तबका है वो इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और अपनी कमाई का जरिया खो बैठते हैं जब इन लोगों का रोजगार छीन जाता है। जैसे हमने कोरोना के दौरान देखा, कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए? वही निम्न वर्ग का तबका जो दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपना जीवन गुजारा करता था। अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न खरीदने में सक्षम हो, परिणाम स्वरूप इस वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हम उस अंत्योदय या उन निर्धन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आमदनी कम है, ताकि ये लोग आर्थिक क्रियाओं में अपना योगदान दे सके। आर्थिक क्रियाओं में कैसे? जब ये लोग खाद्यान्नों में सक्षम होंगे, खाद्यान्न उपलब्धता पूरी होगी, तो ये लोग खाद्यान्नों से ध्यान हटाकर अब उत्पादकता की ओर देंगे। वरना इनका एक ही काम रहेगा कि किसी प्रकार से 2 जून की रोटी बन जाए, यही काफ़ी है। जैसे हमने पीछे के अध्यायों में देखा कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता, किसी की माता मछली बेचती है, किसी का पिता है वो एक दिहाड़ी मजदूर है और साबुन जैसी वस्तुएं उनके लिए विलासिता की है। तो उन स्थिति से बाहर निकालना है तो आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान कब देगा? जब वो भूख और कुपोषण से बच जाए। और जब आर्थिक क्रियाओं के में योगदान देगा तब उसको अपने बच्चे की भी सुध होगी और वो उसको विद्यालय भेजना भी शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा किसी राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में आज़ादी से लेकर 1970 के दशक तक खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्यान्नों की उपलब्धता से लिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमने देखा 1966-67 में हमने हरित क्रांति यानी ऐसी क्रांति जिससे फसलों में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसे हमने संसाधन के अंदर और पालमपुर की कहानी में देखा था कि किस प्रकार से हरित क्रांति से उत्पादकता बढ़ी। तो यही बात कर रहे हैं कि आज़ादी से लेकर जब 70 का दशक आया तब तक हमारा खाद्यान्नों की उपलब्धता ही खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ करता था। यानी अगर हमारे पास खाद्यान्न है तो हम खाद्य रूप से सुरक्षित हैं, क्योंकि उस टाइम में हम विदेशों पर, मुख्य रूप से अमेरिका पर निर्भर थे और मांग कर अपने लोगों का जीवन गुजारा किया करते थे, उनकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हुआ करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद में ये सारी परिस्थितियां बदल जाती है। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता तो बढ़ गई, परंतु सबकी पहुंच संभव नहीं हुई, खाद्यान्नों तक नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री है, ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़कर खाद्यान्नों तक पहुंच होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यानी अब खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ खाद्यान्न होना ही काफी नहीं है, खाद्यान्न होने के साथ साथ खाद्यान्न तक सब व्यक्ति की पहुंच होना भी जरूरी है। और पहुंच कब होगी? जब पर्याप्त पूंजी हो। पर्याप्त पूंजी होगी तो लोगों के पास खरीदने की क्षमता आएगी, परिणाम स्वरूप लोग खाद्यान्नों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। चूंकि ये एक वैश्विक समस्या है खाद्य सुरक्षा की। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि नाइजीरिया में जो निर्धनता है उसका स्तर लगभग 55% के आसपास है। कमोबेश अफ्रीका महाद्वीप के 50 देश हैं, उसमें से लगभग 45 से 50 के बीच यानी लगभग सभी की यही हालत है कि वहाँ निर्धनता बहुत बड़ी मात्रा में है। इसलिए इस अभिशाप को दूर करने के लिए जो हमारा विश्व संसद है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ भी सतत प्रयास कर रहा है कि लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच हो। इसीलिए उसने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है, SDG, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास का मतलब ऐसा लक्ष्य या ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के रखे। इसलिए विश्व समुदाय की एक संस्था है FAO। FAO कृषि से संबंधित या खाद्यान्नों से संबंधित एक संस्था है, विश्व खाद्य संगठन है जो खाद्यान्न की उपलब्धता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य करता है। उसी का एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन विश्व खाद्य शिक्षा सम्मेलन के नाम से होता है। कब? 1995 में होता है। और उसमें क्या घोषणा की जाती है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व कब संभव है? जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाले आहार संबंधी जरूरतों के साथ पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक खाद्य सभी लोगों के लिए भौतिक एवं आर्थिक पहुंच उपलब्ध हो। भौतिक का मतलब उनके पास स्टॉक हो या खाद्यान्नों की उपलब्धता हो। आर्थिक का मतलब ये हुआ कि उस खाद्यान्नों तक उनकी सबकी पहुंच भी हो। इसलिए खाद्यान्नों की उपलब्धता और पहुंच दोनों होनी जरूरी है। किसके अनुसार? विश्व खाद्य शिक्षा सम्मेलन के अनुसार। कब हुआ ये सम्मेलन? 1995 में हुआ। इसके अतिरिक्त इस घोषणा में कहा गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निर्धनता का हमने परिभाषा देखी थी। क्या देखी थी? निर्धन व्यक्ति वही है जो काम तो चाहता है लेकिन काम मिलता नहीं है, निर्धन कहलाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कुछ कमा नहीं पाता तो वो खाद्यान्न तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए विश्व खाद्य सम्मेलन में कहा गया कि निर्धनता ही अगर हमें दूर करनी है तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम गरीबी को ख़त्म करें या निर्धनता को ख़त्म करें।
ताकि खाद्य रूप से सुरक्षित हो सके और खाद्यान्नों तक हर व्यक्ति की पहुंच बढ़ाई जा सके। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जैसे हमने असम की बाढ़ को देखा, या आप कोरोना महामारी को ले सकते हो। खाद्यान्न होते हुए भी लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाई। किसी प्राकृतिक आपदा और सूखे के कारण उत्पादन भी गिर जाता है, खाद्यान्नों की कमी आ जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें हैं वो आसमान छूने लगती है, यानी कीमतें तीव्र गति से बढ़ती हैं। जैसे वर्तमान में सरसों की कीमतें वैश्विक परिदृश्य के कारण तीव्र गति से बढ़ रही है। और कभी कभार जब अकाल पड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं या फिर खाद्यान्नों की कीमतें हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, और इसी के कारण भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो निर्धन लोग हैं उनकी आमदनी पहले से ही कम है। मान लो वो व्यक्ति 100 रुपये प्रतिदिन कमाता है और गेहूं का भाव मान लो 20 रुपये किलो है, तो वो 5 किलो गेहूं खरीद के अपना जीवन गुजारा कर लेगा। लेकिन अब मुद्रास्फीति का मतलब ऊंची कीमतों में तीव्र वृद्धि होगी। अब मान लो ये गेहूं 50 रुपये किलो हो जाती है, तो वो व्यक्ति कितनी खरीद पाएगा? मात्र 2 किलो। जब वो 2 किलो गेहूं खरीद पाएगा तो अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेगा? यानी उसको भूखा सोना पड़ेगा, और इसी को हम भूखमरी से अकाल की स्थिति कह देते हैं। यानी एक ऐसा समय जो कि कोई चाहता ही नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। 1943 में बंगाल का अकाल इतना भयंकर था, आप सोच सकते हो। 30 लाख लोग मारे गए। उस टाइम में हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, या ये 51 की जनसंख्या हम मान सकते हैं, लगभग 30 करोड़ जनसंख्या थी। और 30 करोड़ में से 30 लाख लोग भूख से मर गए। मतलब देश की 1% आबादी बंगाल में भूख से मर जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग करने से फैलती हैं। महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के शरीर में प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट आती है। यानी पीने के लिए स्वच्छ पानी न हो और खाना न हो तो वो महामारी फैला देती है। जैसे ही दूषित पानी पिएगा, डायरिया, हैजा आदि बीमारियां हो सकती हैं, और फिर वो बीमारियां लगातार अन्य लोगों में फैलती जाती हैं और महामारी का रूप ले लेती है। तो 1943 में महामारी जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसकी वजह से फैली, और परिणाम क्या रहा? सिर्फ बंगाल में, न कि पूरे भारत में, बंगाल में 30 लाख लोग बेमौत मारे गए। अब हम देखते हैं कि बंगाल में जो लोग मरे हैं वो क्यों मरे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के डाटाओं का हवाला लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ जो अकाल है उस टाइम में क्या खाद्यान्न की कमी थी, क्या उनके पास स्टॉक नहीं था। तो हम 1938 से लेकर 43 तक की स्थिति देखते हैं। ये बंगाल का उत्पादन लाख टनों में दे रखा है कि बंगाल में उत्पादन कितना होता है। 85, फिर 79, फिर 82, 68, 93 और 76। तो इसका मतलब ये हुआ 1943 में 30 लाख लोग मरते हैं, लेकिन उसका उत्पादन कितना है? 76 लाख टन है। जबकि इससे पहले 1941 में 68 लाख टन है, लेकिन मौत नहीं होती है। आयात यानी दूसरे देश से या बाहर से कितना गेहूं खरीदते हैं, तो हमने देखा कि 1976 में 3 लाख टन बाहर से खरीदा जाता है, जबकि 1941 में 2 लाख टन, यानी कुल होता है 70 लाख टन। जो खाद्यान्न की उपलब्धता 1938 से लेकर 43 तक सबसे कम है। लेकिन 1943 में जो खाद्यान्न की उपलब्धता है वो 79 लाख टन है, लेकिन इसके बावजूद 30 लाख लोग मर जाते हैं। तो इसके पीछे अमर्त्य सेन एक कारण बताता है, क्योंकि उस टाइम में भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था। अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से अंग्रेज़ों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लोगों को मरने दिया या अपने पर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप इस मौत के लिए जिम्मेदार माने गए। क्यों? क्योंकि 70 लाख टन होने के बावजूद 1941 में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा, लेकिन 43 में इसलिए मर गया क्योंकि खाद्यान्नों पर सरकार का अधिकार था, और सरकार के द्वारा लोगों तक खाद्यान्नों का वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप लोगों की मौत हो गई। ऐसी स्थिति हमने कमोबेश आज़ादी के बाद भी देखी है। इससे भयंकर अकाल देखे हैं, लेकिन लोग नहीं मरे हैं। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारी स्वयं की सरकार है, और सरकार का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो अपने लोगों को खाद्यान्नों की सुरक्षा देना। हरित क्रांति से पहले हम चाहे विश्व में कहीं से मांग कर ही खाद्यान्न लेके आए, लेकिन हमारे लोगों को भूख से नहीं मरने दिया, इतनी बड़ी संख्या में तो बिल्कुल ही नहीं। तो 1943 का जो अकाल है वो अकाल खाद्यान्नों की कमी के कारण नहीं था, बल्कि प्रबंधन के कारण या जो सरकारी मशीनरी है उसकी कमजोरी के कारण था। भारत में बंगाल के अकाल के बाद कोई बड़ा अकाल पड़ा नहीं, परंतु बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, कमोबेश महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका भी मान सकते हो आप, यहाँ अकाल और मौतों का साया तांडव लगभग मचता रहता है। कारण क्या है? यहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा है, यहाँ पर खाद्यान्नों की उपलब्धता है, लेकिन संसाधनों पर अधिकार कुछ ही लोगों का है। इन क्षेत्रों को बचाने के लिए सरकार को आमदनी बढ़ाने और उसके अतिरिक्त पैकेज देने की भी जरूरी है। किसी विदेश में खाद्य सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है।
किसी देश के अंदर खाद्यान्न की सुरक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खाद्यान्न उस देश में उपलब्ध है और सरकार लोगों तक पहुंचाती है तो हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्र आगे प्रगति कर सकता है, क्योंकि उनके लोग भूखे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है? खाद्यान्न से असुरक्षित सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो निम्न वर्ग के हैं या निम्न तबके के हैं, जिनके पास स्वयं का कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लोग गरीबी में जीते हैं, जो लोग सीमांत हैं यानी सबके अंत में बैठे हैं और आपदा से प्रभावित है, वही लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। असुरक्षित का कारण क्या हुआ कि यही लोग क्यों हैं? क्योंकि संसाधनों का सबके पास समान वितरण नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी समान नहीं है। सीमांत श्रमिक का मतलब होता है वह अंतिम श्रमिक जो सबसे पहले किसी चीज़ से प्रभावित होता है। और जैसे हमने पूरे अध्याय में देखा कि उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक इसमें सबसे ज़्यादा है। दिहाड़ी पर जैसे मजदूरी करने वाले लोग हैं वो क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त कार्य नहीं होता और पर्याप्त आय नहीं होती, परिणाम स्वरूप ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हम एक कहानी देखते हैं, उस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से खाद्यान्न की असुरक्षा या खाद्यान्न की स्थिति पाई जाती है। जैसे हम यहाँ एक काल्पनिक पात्र रामू लेते हैं और रामू की कहानी पढ़ते हैं। रामू रायपुर गांव में एक कृषि क्षेत्र का अनियमित खेतीहर मजदूर है। यानी खेतीहर मजदूर है, नियमित नहीं है, यानी उसको परमानेंट काम नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता होगा, इसलिए वो अनियमित है। स्वयं के पास कोई भूमि नहीं है। उसका 10 साल का एक बेटा है। वह बेटा क्या करता है? गांव के सरपंच के यहाँ पर पशुओं की देखभाल का काम करता है और सालाना, आप सोचिए, पूरे साल में सरपंच साहब उसको कितना देता है? मात्र 1000 रुपये देता है। मात्र 1000 रुपये देता है। रामू की पत्नी है सुनहरी, वो भी पशुओं की सफाई और गोबर उठाने का काम करती है और बदले में ठंडा बासी भोजन ले आती है, कभी कभार बच्चों के लिए दूध ले आती है। इस प्रकार से यानी किसी के दूसरे के घर पे काम करती है और बदले में जैसे ही वो कुछ देगा उसी से संतोष करके वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की दयनीय स्थिति या रामू के परिवार की दयनीय स्थिति को बताती है। रामू और रामू के बेटे और पत्नी के अलावा रामू के 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, यानी रामू के कुल 6 बच्चे हैं और ये छोटे हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल वाला काम कर रहा है, इसलिए ये 500 बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो कार्य कर नहीं सकते। विद्यालय रामू भेज नहीं पाता। कारण हमने देखा कि रामू की पर्याप्त आय नहीं है। कुछ समय के लिए रामू को जब काम नहीं मिलता तो वो ईंट भट्टे पे काम करने चला जाता है। रामू इतना ही कमा पाता है कि मुश्किल से उसका घर चले, यानी 2 टाइम का खाना मिले। कई बार उसे भूखे सोना पड़ता है, जो उसकी गरीबी और दयनीयता की स्थिति को बताता है। बच्चे के लिए कभी कभार पर्याप्त दूध भी नहीं मिलता। तीनों के काम करने के बावजूद रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण बेरोजगार और असुरक्षित है। मौसमी प्रकृति कैसे? जैसे हमने गत अध्याय में मौसमी प्रकृति के बारे में देखा था कि रामू को बुआई के टाइम में काम मिल जाता है, फिर कुछ समय के लिए बेरोजगार, फिर खरपतवार को निकालने के टाइम में काम मिल जाता है, फिर बेरोजगार, फिर कटाई के समय काम मिल जाता है, फिर बेरोजगार। तो इस प्रकार का जो रोजगार होता है, थोड़े समय के लिए रोजगार फिर बेरोजगारी, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? मौसमी प्रकृति की बेरोजगारी कह देते हैं। और वो रामू सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। रामू खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित कब होता है? क्योंकि वह अनियमित श्रमिक है और जब उसको काम नहीं मिलता तो वो खाद्यान्नों की दृष्टि से असुरक्षित होता है। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? क्योंकि कृषि में जो कार्य मिलता है वो पूरे वर्ष भर नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप ये एक मौसमी या मौसम के अनुसार रोजगार देने वाली गतिविधि है, इसलिए इसमें बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हमने पीछे छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में भी पढ़ा था। अब हम एक कहानी और लेते हैं। ये कहानी अहमद की है। बंगलुरु में रिक्शा चलाता है। 2 बहन और 3 भाइयों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलिया में रहता है। आमदनी का एकमात्र साधन उसका रिक्शा है, जिसे वह कभी कभार आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए पर्याप्त कमा लेता है और कभी कभी नहीं कमा पाता है। अहमद के लिए खुशी की बात क्या है कि उसके पास पीला कार्ड है। पीला कार्ड का मतलब जिसको हम अंत्योदय कार्ड भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से सस्ती दर पर उसको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। यानी आप कल्पना कर सकते हो कि राशन कार्ड होना भी अहमद के लिए कितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि इसके आधार पर वो सरकार के द्वारा मिला हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर लेता है और अपने महीने भर का जुगाड़ कर लेता है। जैसे हमने देखा कि अंत्योदय के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 35 किलो गेहूँ मिलती है। अब अहमद सपोज करो 35 किलो गेहूँ यहाँ से प्राप्त कर लेता है, तो कम से कम खाने के लिए वो कुछ हद तक सुरक्षित हो जाता है। शेष आवश्यक गेहूँ को वो बाजार से खरीद लेता है। अगर सारी खरीदता तो उसके पास पर्याप्त आमदनी नहीं होती। क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है? नहीं। रिक्शे में तो तभी आय होगी जब रिक्शे से कोई काम लेगा और उसके बदले में उसको भुगतान करेगा। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में मदद कैसे करता है? क्योंकि वहाँ से उसको सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से उसको मदद करता है।
खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। कैसे? खाद्यान्नों की खरीदने में असमर्थ होगा वो व्यक्ति सामाजिक संरचना में भी असुरक्षा की भूमिका निभाएगा। कैसे? जैसे मैंने गरीबी के अध्याय में देखा कि लोग सामाजिक विभेद से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग कुछ वर्षों से इसमें से निचली जातियां को या तो भूमि का आधार कमज़ोर है, यानी उसके पास भूमि बहुत ही कम है, या उसकी उत्पादकता कम है, और इस प्रकार से वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित है, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। इसलिए खाद्य पदार्थों की असुरक्षितता सामाजिक संरचना भी प्रभावित करती है। जैसे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी या निर्धनता अनुसूचित जनजाति में ही क्यों है? बच्चों, एक बार सोचना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो ही ज़्यादा गरीब क्यों? आपको कारण मिलेगा संसाधन की कमी, कारण मिलेगा शिक्षा का अभाव आदि। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। गंभीर चिंता का विषय तो तब होता है जब अजन्मे बच्चे, यानी जिनका जन्म अभी हुआ नहीं है, गर्भ में ही है, भी कुपोषण से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता निर्धन परिवार में। इसलिए बच्चे को खाना कैसे मिलेगा? बच्चा तो प्लेसेंटा से, माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ है। उसको अगर माँ अच्छी संतुलित भोजन लेती है तो बच्चा भी तंदुरुस्त होता है। तो इसलिए माँ जब प्रभावित होती है कुपोषण से, तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी प्रभावित होता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं और 5 वर्ष से कम बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम इस वर्ग को, यानी 0 से 5 साल के बच्चे और महिलाएं अंत्योदय की स्थिति में हैं, यानी सबसे अंतिम में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा का अभाव होता है। तो भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। यानी भूखमरी है वो ये बताता है कि हम खाद्य के रूप में असुरक्षित है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं, यह गरीबी लाता भी है। यानी भूखमरी का मतलब ये नहीं है कि वो एक गरीब है, नहीं, ये गरीबी पैदा भी कर रहा है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त होती जा रही है। जैसे हमने गत अध्याय में तालिका में देखा कि आज़ादी के टाइम में हमारी लगभग 42% आबादी निर्धन थी, जो घटकर लगभग आधी, यानी 20 से 22% हो चुकी है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। यानी भूखमरी दीर्घकाल में भी जीवन को प्रभावित करती है और अल्पकाल में भी प्रभावित करती है। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। जैसे हमने ऊपर देखा, महिला अगर संतुलित भोजन नहीं लेगी, कुपोषित होगी, तो बच्चा भी कुपोषित ही पैदा होगा और जीवन भर कमजोर रहेगा। ऐसा प्रभाव दीर्घकालिक है। अल्पकालिक प्रभाव में अगर खाद्यान्न नहीं मिलता है तो व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है, उसकी डाइट कम होगी, वो कमजोर होगा और श्रम शक्ति में योगदान नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से वो प्रभावित होता है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ की अक्षमता के कारण बरसत कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। और भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण, नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। यानी गरीबी के कारण ही, चाहे वो कृषि गरीबी हो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे अनियमित मजदूरी करने वाले शहरी क्षेत्र में हो। जैसे हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में देखा कि शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार भी काफ़ी पाए जाते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। और यही आगे चलकर, आज वो कुपोषित नहीं है, लेकिन जब कमा नहीं पाएगा तो संतुलित भोजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कुपोषण की चपेट में जाता रहेगा। इस तरह से भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम हो, यानी गरीब हो, वो बेरोजगार हो और खाद्यान्न पाने में अक्षम हो। भूखमरी के प्रकार ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, अगले वीडियो तक का इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत,